गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के बारे में पहली लाइन में लिखा है कि एक बहुत ही ड्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स का और मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर। अलग अलग टाइप के टिश्यूज और ऑर्गन्स के कैंसर, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे स्टमक कैंसर या यूटेरस कैंसर, अलग अलग जगह के कैंसर देखने को मिलते हैं। लंग कैंसर, ठीक है। कैंसर होता क्या है, इसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर ये एक सेल है और ये डिवाइड होकर दो सेल बनाता है और इसके आसपास ये दूसरे सेल्स मौजूद हैं, तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होकर इन तक पहुंचता है, यानी कि इनको ये कांटेक्ट में आता है, डिवाइड होते होते ये वाली जो लेयर है ये एडजॉइनिंग सेल्स को टच करती है, उसके बाद इसको रुक जाना चाहिए, है ना। इस मेथड को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब है कांटेक्ट होते ही इनहिबिट हो जाना, किसका? सेल डिवीजन का। लेकिन अगर ये प्रोसेस ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि ये जैसे ही इनसे टकराएगा, यहाँ पर ये जो सेल डिवाइड हो रहे थे ये अब ऊपर की तरफ ग्रो करने लगे, ठीक है, नीचे की तरफ ग्रो करने लगी, फिर और लेयर बनाने लगी। इस तरह से यहाँ क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ सेल। इस मास ऑफ सेल को क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं ट्यूमर, ठीक है। ऐसे जो सेल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, उनके अंदर ये देखने में आता है कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन से रुकते नहीं है। उनका जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो अब देखो इन्होंने क्या क्या दिया है। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब सपोज करो कि हमने सेल साइकिल जो पढ़ी है वो इस तरह की थी कि अगर ये एक सेल है, इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले ये एंटर करता है G1 फेज में, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, उसके बाद M फेज में, और M फेज के बाद फिर क्या आता है? साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और उसके बाद फिर बन जाते हैं दो सेल्स बन जाते हैं। ये सेल साइकिल है। लेकिन इस सेल साइकिल को कंट्रोल में रखने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं साइक्लिन्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, जो साइक्लिन नाम के प्रोटीन जो सेल साइकिल को कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि कब सेल डिवाइड होगा इसको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे तुम देखो कि कंट्रोल तो है नहीं, तभी तो वहां पे मास ऑफ सेल बन रहा है। तो इन सेल्स को कोड करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी जीन्स होते हैं, इन जीन्स को कहते हैं ऑन्कोजीन। अगर ये जीन्स किसी कारण से एक्टिवेट हो जाए और साइक्लिन्स का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाए, तो उस प्रोसेस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वो जो रिजल्ट होगा उसको हम कहेंगे ट्यूमर, और फिर ट्यूमर कैंसरस कंडीशन में भी बदल सकता है, यानी कि जिसमें वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो अब यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, यानी कि सेल डिवीजन पूरी तरह से रेगुलेटेड होता है कि कब सेल डिवाइड होंगे, जब रिपेयर होना है तभी होंगे, जब ग्रोथ होना है तभी सेल डिवाइड होंगे। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड होता है तो उसे क्या कहेंगे? ट्यूमर। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to mass of cell called tumors. अब ट्यूमर के टाइप बताए हैं बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन वो होते हैं जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, यानी कि जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है टिश्यू वो वहीं का वहीं रहता है, जबकि मैलिग्नेंट जो होता है वो एक से दूसरी जगह मूव करता है। जैसे सपोज करो कि मेरे स्किन में यहाँ पर कोई ट्यूमर ग्रो हुआ, तो वो यहाँ से मल्टीप्लाई होके ब्लड वेसल्स के थ्रू स्किन के जो दूसरे एरियाज हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर या फेस पर, वहाँ पर भी ये ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट।
सेम टाइप का टिश्यू दूसरी जगह पर है, वहां पर अगर ट्रांसफर हो रहा है ट्यूमरस ग्रोथ, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। इसके बाद क्या दिया है, ऑन द अदर हैंड देयर आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। Malignant tumors, on the other hand, are a mass of proliferating and cells called neoplastic. They grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. तो इस तेजी से सेल्स के डिवाइड होने का नुकसान ये होता है कि वो आसपास के जो सेल्स या टिश्यूज हैं उनको वो कुचल देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, है ना, और उनको न्यूट्रिशन से डिप्राइव भी कर देते हैं, ना तो उन्हें ग्रो करने देते, उनका न्यूट्रिशन भी ये ले लेते हैं क्योंकि इनको तेजी से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये नुकसान होता है। एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, है ना, यही वाली बात मैंने बताई है। सेल्स स्लोड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट। स्लोड का मतलब होता है जो इनके द्वारा कुचले हुए सेल्स होते हैं वो दूर दूर की साइट्स पर पहुंच जाते हैं थ्रू ब्लड, एंड वेर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। तो इस तरह से ट्यूमर पूरी बॉडी में फैलता है। इस मेथड को, जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी में एक से दूसरी जगह फैलते हैं, उसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक से दूसरी जगह ब्लड फ्लो के थ्रू फैलना। अब कारण देखो इन्होंने क्या दिए, कॉजेज ऑफ कैंसर। कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि अगर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, और इसमें कुछ सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ रेडिएशंस भी हो सकती है। रेडिएशंस दो टाइप की, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, दो तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो इनके कांटेक्ट में अगर बॉडी आएगी तो उसके जो सेल्स हैं उसमें ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। सपोज करो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में स्किन आई और ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए, जिनकी वजह से साइक्लिन्स नाम के जो प्रोटीन्स थे वो उनका प्रोडक्शन बंद हुआ और उनकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगा। देखो एग्जाम्पल इन्होंने क्या क्या दिए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। These agents are called carcinogens. Ionizing radiation like X-rays and gamma rays, non-ionizing like UV rays. ये examples हैं रेडिएशन के, इनको याद रखना है। Leading to neoplastic transformation. Neoplastic का मतलब होता है जो नया ट्यूमर बने। नियो मीन्स होता है न्यू, प्लास्टिक मीन्स होता है टिश्यू या ट्यूमर, है ना। अब नियोप्लास्टिक का मतलब क्या है, जो नया ट्यूमर बनाएगा। केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टबैको स्मोक, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने निकोटीन का। निकोटीन जो टबैको में प्रेजेंट होता है, ये क्या है, एक्टिव कार्सिनोजेन है। केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टबैको स्मोक, जो कि लंग कैंसर कॉज करते हैं। इसके बाद एग्जांपल दिया ऑन्कोजेनिक वायरस का। ऑन्कोजेनिक वायरसेस, अब ऑन्कोजेनिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं, ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या होगा, सेल डिवीजन भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, जिस वजह से कैंसर कॉज होगा। इसके बाद ये जो जीन्स होती हैं, जो ऑन्कोजीन्स जिनको कहते हैं, जो वायरस की वजह से एक्टिवेट हो जाती है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको वायरल ऑन्कोजीन्स कहेंगे। अब देखो ये जो ऑन्कोजीन्स हैं ये नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो कार्सिनोजेंस या फिर वायरसेस क्या करते हैं, इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इनको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है,
जिस वजह से फिर ट्यूमर की ग्रोथ देखने में आती है। अब आती है बात कैंसर के डिटेक्शन और डायग्नोसिस की। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। यानी कि हम कौन सा टेस्ट करें जिससे कि पता लग जाए कि पेशेंट के अंदर कैंसर है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसका टेस्ट और डायग्नोसिस। तो इसमें कौन से मेथड दिए हुए उन्होंने, देखो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है बायोप्सी, या फिर जिसका रूप इसको क्या कहते हैं, हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी। इसमें क्या किया जाता है, एक टिश्यू सैंपल लिया जाएगा और उस टिश्यू सैंपल को लैब में स्टडी किया जाएगा कि क्या इसके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, उसे बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथोलॉजिकल मतलब जांच। तो अगर टिश्यू की जांच हो रही है तो उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। तो इन्होंने किस किस का एग्जाम्पल दिया है, ब्लड का, बोन मैरो का, ब्लड और बोन मैरो, इनकी जांच बायोप्सी से की जाती है कि क्या इनमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है। और एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या दिया है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है, व्हाइट ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब है व्हाइट ब्लड कैंसर, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसके बाद बायोप्सी में स्टडी करते हैं टिश्यू को सेक्शंस में कट करके, वो इन्होंने यहाँ पर बताया। अब कौन सी टेक्निक्स और यूज की जाती हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्निक, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी जिसे सीटी स्कैन भी कहते हैं। सीटी का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी। और इसके अलावा एक्सरे से भी पता लगाया जा सकता है कि कहीं पर टिश्यू ने अगर कोई ट्यूमर जैसी ग्रोथ बनाई है क्या। इसके बाद एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सारी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन अभी इतना जानना काफी है कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स हमें बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की पिक्चर्स बनाकर दिखाती है ना। जैसे कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी का लिखा है कि ये 3D इमेज बनाती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की या टिश्यूज की। और जबकि एमआरआई क्या करती है, एमआरआई एक्सरेज नहीं यूज करती, वो मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है। क्या देखने के लिए, बॉडी के टिश्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके बाद बात आती है कैंसर के डिटेक्शन की एंटीबॉडीज के द्वारा। ये जो मेथड थे, इसके अलावा एक और आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन। जब कैंसरस ग्रोथ होती है, यानी कि एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं जो कि एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके सरफेस पर कुछ नए एंटीजेंस यानी कि प्रोटीन्स भी एक्सप्रेस होते हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। और मेथड का नाम क्या है, एलाइसा। एलाइसा नाम की टेक्निक में हम ऐसे एंटीजेंस को मॉनिटर करते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स के सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं, नॉर्मल सेल्स के सरफेस पर वो नहीं है। तो एंटीबॉडीज को इस मेथड में यूज किया जाता है, एलाइसा। तो ये भी एक मेथड है। इसके बाद आती है बात identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens susceptible tobacco smoke in case of lung cancer. क्योंकि ये वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों में प्रोटोऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्सिनोजेन के प्रेजेंस में
ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे लोगों का डिटेक्शन कैसे किया जाए कि किसमें प्रोटोऑन्कोजीन्स है? एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा, है ना, एलाइसा के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की पहचान करके जिनमें जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, यानी कि पिछली जनरेशन से उनके अंदर इस तरह के जीन्स आए, उनको इस तरह का सलाह दी जा सकती है या काउंसलिंग की जा सकती है कि किन किन चीज़ों का उपयोग तुम्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। अब आती है बात ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब आती है बात कैंसर के ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। देखो, ट्रीट करने का तरीका ये है कि या तो उसको सर्जिकली रिमूव कर दो, सर्जिकल रिमूवल, जहां पर ट्यूमरस ग्रोथ हो रही है उसको सर्जिकली रिमूव कर दो, या फिर केमिकल्स के ट्रीटमेंट से उसे किल कर दिया जाए, जिसको कि कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, एक होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन से उन सारे सेल्स को खत्म कर दिया जाता है जो कि क्या कर रहे होते हैं, हम लोग के अंदर कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। इन्होंने यहाँ पर भी वही दिया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी के बारे में क्या लिखा है, इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, यानी कि खतरनाक तरीके से, ताकि वो सारे सेल्स खत्म हो जाएं और हेल्थी सेल्स को इसमें डैमेज नहीं किया जाता। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस ड्रग्स। तो कीमोथेरेपी में ड्रग्स का यूज किया जाता है, इसलिए उन सेल्स को डैमेज करने के लिए जो कि ट्यूमरस सेल्स हैं। सम ऑफ दीज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स। ये साइड इफेक्ट्स भी याद रखने, कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? हेयर लॉस एंड एनीमिया। हेयर लॉस, एनीमिया, ये साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि रेडिएशंस या ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं वो खतरनाक भी होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो वो हमारी बॉडी में कैंसर बचा कैसे रहा? ऐसे ही तो बचा रहा क्यों, हमारी इम्यून सिस्टम से बचता रहता है, ताकि इम्यून सिस्टम उन एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करके उन्हें टी सेल से किल ना कर दे। तो हम क्या करते हैं, हमने ऐसा देखा कि इंटरफेरोन नाम के जो सब्सटेंस होते हैं वो कुछ हेल्दी इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट करते हैं ताकि आसपास के हेल्दी सेल उस कैंसर से बचे। सपोज ये एक सेल है जिसको कि कैंसरस कंडीशन है, यानी कि ट्यूमर है, तो ये कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेगा जिनको कहेंगे इंटरफेरोन। इंटरफेरोन जो कि 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। आसपास के इसी जैसे दूसरे हेल्दी सेल्स को ये कैंसर से बचाएगा। तो ये होता है इंटरफेरोन का फंक्शन, आसपास के दूसरे उसी के जैसे हेल्दी सेल्स को बचाने का काम ये करता है। ठीक है, तो उन सेल्स के अंदर ट्यूमर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो ये तो था इम्यून सिस्टम का, कि इम्यून सिस्टम किस तरह से आइडेंटिफाई करता है और आसपास के हेल्दी सेल्स को बचाता है। अल्फा इंटरफेरोन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, हालांकि जो सबसे ज्यादा पोटेंट यानी कि एक्टिव होता है उसका नाम है गामा इंटरफेरोन, है ना, अल्फा, बीटा, गामा। 3 टाइप के इंटरफेरोन्स देखने में आते हैं। इससे पहले हमने इंटरफेरोन पढ़े थे साइटोकाइंस में, यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में जो मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं साइटोकाइंस। तो यहाँ पर भी क्या है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, जो इन्फेक्टेड सेल है वो हेल्दी सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि इंटरफेरोन लो और अपने आप को सेफ बनाओ। इसके बाद ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज क्या है, ये हम करेंगे कल।